हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं दिसंबर 29 के न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट रहेंगे अपकमिंग प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू के लिए, चाहे वो आपका यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन हो। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस। वीकली टेस्ट रहेगा और आपको क्विक असेसमेंट भी प्राप्त हो जाएगा। जो भी गाइडेंस रहेगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा दिया जाएगा जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ऑफ प्री मेंस एंड इंटरव्यू। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट हैं उनको कैटर किए जाएंगे। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट हैं उनको कैटर किए जाएंगे। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर एडमिशन वगैरह के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर पे जो है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल, फ्रॉम पॉपुलिस्ट सोशलिज्म टू पॉपुलिस्ट कैपिटलिज्म। तो किस तरीके से हमने पॉपुलिस्ट सोशलिज्म जो 1947 के बाद से अप टू 1991 तक चला और उसके बाद किस तरीके से पॉपुलिस्ट कैपिटलिज्म जो है 1991 में आपका कैपिटलिज्म हमने कैपिटलिज्म की और जो रुख है वो ज़्यादा अपनाया। ऐसे तो इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन इसमें क्या है आपके 1947 से लेके 1991 तक सोशलिज्म की तरफ जो आपका झुकाव था वो ज़्यादा था और कैपिटलिज्म की तरफ झुकाव कम था, टिल्ट कम था। लेकिन 1991 के बाद कैपिटलिज्म की और जो झुकाव है वो ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, स्पेशली ड्यू टू बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो वही पूरा ब्यौरा जो है अभी हम इसमें देखने वाले हैं। तो ये जो भी आप ध्यान रखिएगा कि लैंडमार्क इवेंट हमारी होती है, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी में भी जो टिल्ट है सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा रहा, उसका क्या रीजंस रहे हैं। फिर 1991 के बाद ऐसा क्या रीज़न था उससे पहले कि हमने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाई। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी लैंडमार्क है और ये पूछी जाती है और सीधा नहीं भी पूछा जाता है तो आपको डिफरेंट जो एंगल है उसको समझने के लिए ये सभी जो वाटरशेड इवेंट है, लैंडमार्क है, एक्शंस है, जो पॉलिसीज़ है उसको समझना ज़रूरी है। तो मेन आर्ग्यूमेंट एंड सब्सटेंटिव पार्ट क्या है ऑफ दिस आर्टिकल? तो इसमें एक पैराडाइम शिफ्ट हमने देखा कि जो टिल्ट सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा था वो कैपिटलिज्म की तरफ कैसे झुका। ध्यान रखिएगा अभी भी मिक्स्ड इकोनॉमी ही है हम, लेकिन हमारा टिल्ट जो है वो ज़्यादा है टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। तो जो कोर थेसिस है ऑफ दिस आर्टिकल, अ डेलिबरेट पिवोट इन इंडियन गवर्नेंस की हमारी जो गवर्नेंस है या फिर इंडिया का जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें डेलिबरेटली हमने समय समय पे चेंज लाया है। वाइल पोस्ट 1947, तो 1947 के बाद जैसे कि अभी बताया गवर्नमेंट हैवीली फेवर्ड लेबर एंड सोशलिस्ट पॉलिसी। तो जो भी पॉलिसीज थी उसमें हम आपकी जैसे कि नेशनलाइजेशन करना हो ऑफ द रिसोर्सेज ताकि हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, फिर स्टेट लेड हैवी इंडस्ट्रीज़ को बनाना और प्राइवेट सेक्टर को आपका मिनिमाइज करके रखना थ्रू लाइसेंसिंग, थ्रू रैशनलाइजिंग, थ्रू कोटा सिस्टम। तो उसके वजह से क्या हुआ, काफ़ी इनएफिशिएंसीज देखी गई, इकोनॉमिक में क्राइसिस देखा गया, जॉब क्रिएशन नहीं हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ने लगी और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया। तो 1991 में हमने क्या किया, अ रिएक्शन टू क्राइसिस, तो एक रिएक्शन हमने दिया और हमने इसको शिफ्ट किया, एलपीजी रिफॉर्म लिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और आज के समय में हम अगर देखें करेंट शिफ्ट इन 2025 इज पोर्ट्रेड एज वॉलंटरी। तो अभी जो शिफ्ट है वो काफ़ी वॉलंटरी है, मतलब खुद ही मार्केट हो या फिर पॉपुलेशन हो, सभी मोस्ट ऑफ द पीपल यही चाहते हैं कि कैपिटलिज्म को जो फ्रीनेस मिली है वो आपका बरकरार रहना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए नो डाउट, ताकि आपके कंज्यूमर का, लेबर का, एनवायरनमेंट का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन जो अल्टीमेट जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सकता है उसमें हमें कैपिटलिज्म को फर्स्ट प्लेस पे रखना होगा। सोशलिस्ट पॉलिसीज़ भी रखनी होगी ताकि जो पर्सन्स वीक है हमारी सोसाइटी के, जो वीक तबके के हैं या फिर मार्जिनलाइज है, उनको गवर्नमेंट क्या करे,
थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ऑन कैपिटलिस्ट, उससे जो पैसा कलेक्ट हो उससे डिफरेंट वेलफेयर पॉलिसीज ली जा सके फॉर दी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, ताकि उनको एजुकेशन हो, स्किल हो, हाउसिंग हो, सैनिटेशन हो, प्रोवाइड कर सके। तो आज के समय पे इसीलिए जो कैपिटलिज्म है वो काफ़ी पॉपुलर हो गया है और पीपल भी इसको चाहती है, एज वेल एज गवर्नमेंट भी जो पॉलिसीज ले रही है वो प्रो कैपिटलिस्ट ले रही है, जैसे 4 लेबर कोड हो, या फिर जन विश्वास बिल हो, या फिर जीएसटी रिफॉर्म हो, या फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हो, एटसेट्रा। तो अनलाइक ट्रेडिशनल सोशलिज्म, तो ट्रेडिशनल सोशलिज्म में क्या था कि जो एग्जिस्टिंग वेल्थ है, देश में जो वेल्थ है उसी को नेशनलाइज करना है और उसी में से लोगों की भलाई करनी है, उनको जॉब देना है, उनको जो भी नेसेसरी सामान है, पब्लिक एमिनिटीज़ है वो प्रोवाइड करनी है। तो इससे क्या होता है, आपकी स्टेट के पास जो कैपेसिटी होती है काफ़ी कम होती है, क्योंकि अगर स्टेट पूरी इकोनॉमी को चलाने लग जाए अपने हाथ में लेके, तो उससे इफ़िशिएंसी नहीं बढ़ेगी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, मिसमैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, करप्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो भी आपकी प्रोडक्शन होगी वो काफ़ी स्लो होगी। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी को ही नुकसान है। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबली हम डेवलपमेंट को आगे ले जा सके, उसके लिए ज़रूरी है वेल्थ का क्रिएशन होना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना, और उसके लिए प्राइवेट जो कैपेसिटी है उसको हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर को उस आज़ादी को प्रोवाइड करनी होगी। तो इसीलिए इसमें ये कौन से आइडियाज़ को इको करता है, मार्गारेट थैचर। तो मार्गारेट थैचर वाज पीएम ऑफ इंग्लैंड, तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था सोशलिज्म को कि सोशलिज्म इवेंचुअली क्या करता है, ये आपके देश की इकोनॉमी का हालत को ख़राब कर देता है, रन्स आउट ऑफ अदर पीपल्स मनी। और इस जो सोशलिज्म है या फिर सोशलिस्टिक इकोनॉमी है वो आपकी जो पीपल्स की मनी है उसी से ही देश को मतलब चलाती रहती है। जबकि कैपिटलिज्म अगर आता है तो इससे नया वेल्थ जनरेट होता है, नई टेक्नोलॉजी जनरेट होती है, नया आइडिया जनरेट होता है, और सोसाइटी का जो वेल्थ है, जो कैपेसिटी है वो बढ़ता है। तो इसमें द ब्यूरोक्रेटिक स्टम्बलिंग ब्लॉक, तो अभी हमारे देश में हम सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है वो आपकी पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं है। हमारा देश का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जो ओनरशिप ले रहे हैं, तो पकड़ लीजिए इंडिया का इकोनॉमी एक कार है, इस कार को ओन कौन करता है, पॉलिटिकल लीडर्स, जो पॉलिसीज जो है, लॉ जो है वो बनाते हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन करते हैं, इसका ड्राइवर कौन है, हमारी इकोनॉमी का ब्यूरोक्रेट्स, जो डिफरेंट रूल को आपका क्या करते हैं, रूल के हिसाब से देश को चलाने की कोशिश करते हैं, और उसमें वो क्या करते हैं, रूल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब ओवर रेगुलेशन करते हैं, और उससे क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमी है वो आपकी डाउनफॉल में चली जाती है। तो 1991 तक हम वही हालत देख सकते हैं कि आपका ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ओवर रेगुलेशन, ओवर कोटा सिस्टम, ओवर लाइसेंसिंग, जिसके वजह से क्या हुआ, देश में इनोवेशन, कम्पिटिटिवनेस जो है वो ख़त्म हो गया और इकोनॉमी क्रम्बल करने लगी। 1991 के बाद रिफॉर्म लाया गया, लेकिन जो रिफॉर्म आने से भी क्या होगा, जो ब्यूरोक्रेसी है उसको रिफॉर्म को आगे बढ़ाना होगा, तो वही क्या है, रेजिस्टेंट है, वो आपकी रेजिस्टेंट दिखाती है या फिर इनर्शिया दिखाती है। क्योंकि अगर रिफॉर्म आ गया, डीरेगुलेशन आ गया, ओवर रेगुलेशन कम हो गया, लाइसेंसिंग का प्रोविजंस कम हो गया, तो कंट्रोल कम किया जा सकेगा इकोनॉमी को, और उससे ब्यूरोक्रेसी का जो पावर है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए ब्यूरोक्रेसी द ड्राइवर क्या है यहाँ पे, ऑब्स्ट्रक्ट्स दी प्रोग्रेस। तो विकसित भारत बनने के लिए गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज ले रही है उसमें सिर्फ गवर्नमेंट के ओर से ही नहीं, मतलब आपके ब्यूरोक्रेसी के ओर से भी उसमें हमें ईज देखना ज़रूरी रहेगा, तभी हम देश में आगे, हमारा देश जो है इकोनॉमिकली आगे बढ़ पाएगा। स्ट्रक्चरल फ्लॉ इन रूल मेकिंग में हम क्या देख सकते हैं कि इसमें डिस्कनेक्ट बिटवीन लॉज पास बाय द पार्लियामेंट एंड रूल्स फ्रेम बाय द डिपार्टमेंट। तो अभी क्या होता है, जो लॉ है वो पार्लियामेंट में बनती है, और उस लॉ को अप्लाई करने के लिए उसके ऊपर जो डिफरेंट मिनिस्ट्री है और मिनिस्ट्री के अंडर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है वो रूल्स को फ्रेम करते हैं, और इसी को कहा जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या फिर सबऑर्डिनेटेड लेजिस्लेशन। तो सबऑर्डिनेटेड लेजिस्लेशन में क्या होता है, जो डिपार्टमेंट्स होती है उनमें जो ब्यूरोक्रेट्स है वो पावर को ओवर एक्सरसाइज करते हैं, जिससे क्या होता है, एक आपकी रोड ब्लॉक देखी जा सकती है। तो उसी चीज़ को कम करना ज़रूरी है।
ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरी क्या है इसमें आपका ब्यूरोक्रेसी का जो सबॉटेज है उसको मिनिमाइज़ करना है, फिर आपकी जो रेस्ट्रिक्टिव रूल्स है उसको मिनिमाइज़ करना है और इफेक्टिवली एक्सरसाइज करना है, जो आपका इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है जो भी लॉज बनाई गई है। तो इसीलिए जो भी आपकी लैक ऑफ सुपरविजन है ऑन ब्यूरोक्रेसी उसको मिनिमाइज करना ज़रूरी है। की टर्मिनोलॉजीज को देखें तो पॉपुलिस्ट सोशलिज्म क्या है? पॉपुलिस्ट सोशलिज्म में आपकी जो कंट्री है जो सोशलिस्ट पॉलिसीज़ ले रही है वो कोशिश करती है कि देश का पूरा जो रिसोर्सेस है वो नेशनलाइज हो और उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे फ्री राशन देना, पब्लिक सेक्टर में जॉब देना वगैरह वगैरह। और यही चीज़ क्या करती है, ऑफन आपकी एट द कॉस्ट ऑफ इफिशिएंसी ये आता है। तो इसीलिए हमने 1991 में जो प्रॉब्लम है हमारे देश में उसको फेस किया। पॉपुलिस्ट कैपिटलिज्म क्या है? पॉपुलिस्ट कैपिटलिज्म हो गया प्रो बिजनेस रिफॉर्म्स, जिसमें इस तरीके से बिजनेस रिफॉर्म पॉलिसीज बनाई जाएंगी जो बेनिफिट करेगा एवरी वन को, नॉट जस्ट इलीट को। तो अभी हमारे देश में जब 1991 में आपकी एलपीजी रिफॉर्म्स ली गई तो उससे हम देख सकते हैं शहर हो या फिर आपका गांव हो, सभी को इसमें बेनिफिट मिला है मोर और लेस। ओके तो प्लस इसमें जो कंपनी है उसके फेवर में प्रो बिजनेस जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, जैसे टैक्स की कट देना या फिर इंसेंटिव प्रोवाइड करना, जिससे जॉब का क्या है क्रिएशन होता है और लोगों को काम मिलता है। ब्यूरोक्रेसी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट है जो अभी आपकी स्टम्बलिंग ब्लॉक बन के खड़ी हुई है इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जैसे स्लो होना, रूल बाउंड होना, गेटिंग अ बिजनेस लाइसेंस माइट इन्वॉल्व एंडलेस पेपर वर्क। तो इसमें ज़्यादा रेड टेपिज्म होना जो सिंबलाइज करता है रेड टेपिज्म को, मतलब ओवर पेपर वर्क को, जो चोक करता है प्रोग्रेस को बाधा देता है। बाबूडम क्या है? तो यही वर्ड यूज़ किया गया है फॉर ब्यूरोक्रेसी कि जिसमें एक कल्चर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हम देख सकते हैं, पावर होल्डिंग को देख सकते हैं इन दी हैंड्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। तो इसी चीज़ को क्या करना है, हमें कॉल आउट करना है। ऑफिशियल जो बाबूडम है या फिर जो ऑफिशियल डम है उसको ख़त्म करना है ताकि हम अपने देश में जो प्रॉपर लिबर्टी है उसको दे पाए टू आवर बिजनेस हाउसेस। फिर डीमोनेटाइजेशन क्या है? तो डीमोनेटाइजेशन इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म के हिसाब से मेंशन किया गया है कि 2016 में गवर्नमेंट ने आपकी डीमोनेटाइज की, मतलब जो ओल्ड करेंसी नोट्स थे उनको चलन से बंद कर दिया और नए करेंसी नोट्स को लाया। तो ये काफ़ी बिग रिफॉर्म था और इसका मिक्स आउटकम था, इसका पॉजिटिव भी था, इसका नेगेटिव भी था। तो बड़े जो भी आपके रिफॉर्म्स होती है उसमें जो आउटकम निकलता है वो मिक्स्ड ही रहता है। क्रॉनिक कैपिटलिज्म क्या है? तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म जहां बिजनेस डिपेंड करती है किसके ऊपर, गवर्नमेंट के फेवर के ऊपर, कि गवर्नमेंट का जो प्रिय है जो या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स के प्रिय है उन्हीं को कॉन्टैक्ट मिलना, जो या फिर डिफरेंट जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट है वो सभी मिलना, या फिर कोई आपकी लीज है तो वो लीज भी किसको मिलना, जो फेवरेट बिजनेसमैन है ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। तो इसमें पॉलिटिशियंस को और ब्यूरोक्रेट्स को भी फायदा मिलता है, तो उसी को कहा जाता है क्रॉनिक कैपिटलिज्म। और जिस देश में क्रॉनिक कैपिटलिज्म एक्सेसिव होता है उस देश में क्या होता है, जो कंपटीशन होती है, इनोवेशन होता है वो नहीं हो पाता है, और जो आपके मेरिट बेस्ड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट अगर आप देखें हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द इशू क्या है, तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में देखें बिफोर 1947, तो जो कैपिटलिज्म था काफ़ी एक्सट्रैक्टिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव कैपिटलिज्म था, जो इंडिया के जो रिसोर्सेस है उसको ड्रेन करता था फॉर इंपीरियल गेन। और इसी के वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट जो है वो ब्रीड किया, और जो हमारे गांधी जी थे या फिर नेहरू थे या फिर आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने इन सभी पर्सनालिटी ने क्या किया, सोशलिज्म को फेवर किया, क्योंकि हमने कैपिटलिज्म का जो फेस है, बैड फेस है, वो एक्सपीरियंस कर लिया था। इसीलिए पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हमने क्या किया, कैपिटलिस्ट को ज़्यादा सहूलियत नहीं दी, हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाया, लेकिन उसमें जो हमारा टिल्ट था वो सोशलिज्म की ओर ज़्यादा था। और नेहरूवियन इकोनॉमिक मॉडल जो है वो डेवलप हुआ अंडर 5 ईयर प्लान, जिसमें पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस रहा, लाइसेंस राज का डोमिनेंस रहा, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल रही। तो ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। फिर आपका बैंक नेशनलाइजेशन करना, जैसे 14 बैंक को नेशनलाइज किया इन 1980 में 8 बैंक को नेशनलाइज किया। तो इसी तरीके से 8 और 6 कुछ था, मैं मिस कर रहा हूँ 1980 का, वो एक बार देख लीजिएगा। और 1969 में 14 बैंक था।
तो इस तरीके से नेशनलाइजेशन किया गया, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ आपका, इनएफिशिएंसी, इट लीड टू इनएफिशिएंसी। सो फाइनली लिबरलाइजेशन किया गया इन 1991। ये था एक टर्निंग पॉइंट। तो बिकॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, उस समय के जो हमारे देन पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव जी एंड मनमोहन सिंह जी, उन्होंने डिसमेंटल किया पुराना कंट्रोल पॉलिसीज़ को और एक शिफ्ट लाया जिसमें हमने डीरेगुलेशन में ध्यान दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा डीरेगुलेशन नहीं हो पाया। नो डाउट काफ़ी सारी रिफॉर्म्स हुई, लेकिन जो और रिफॉर्म्स चाहिए था वो नहीं हो पाया। इसीलिए आज के समय पे गवर्नमेंट जो क्या कर रही है, डिफरेंट रिफॉर्म्स है वो ला रही है, जैसे जन विश्वास बिल हो या फिर जीएसटी एक्ट हो या फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हो वगैरह वगैरह। और 2014 ऑनवर्ड्स देखे तो इसमें जीएसटी, लेबर कोड, कंसोलिडेशन, तो जो अभी हमने देखा कि 4 कोड का, अभी इससे पहले जो एनालिसिस था कल का, उसमें देखा हमने 4 लेबर कोड को लाया गया है। तो ये जो लेबर कोड है ये क्या करेगी, आपकी लेबर का राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, एज वेल एज जो बिजनेस है उसके लिए भी ये फ्रेंडली रहेगा। लेकिन फिर भी क्या है, ब्यूरोक्रेटिक जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी परसिस्टेंट है, इवन आफ्टर लॉट ऑफ शिफ्ट्स। नेक्स्ट हम लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस से देखें तो एक इकोनॉमी में सबसे ज़रूरी क्या है, जॉब रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिससे जॉब क्रिएशन हो। और आपका जो प्रिंसिपल और एजेंट प्रॉब्लम है, जैसे सिटीज़न को अभी ध्यान रखिएगा कि सिटीज़न क्या है, मेन प्रिंसिपल आपकी एलिमेंट है ऑफ द नेशन, और स्टेट जो है वो एजेंट है, इसको काम करना है फॉर सिटीज़न। लेकिन अभी उल्टा है, सिटीज़न को एजेंट की तरह देखा जाता है, स्टेट को मेन प्रिंसिपल ऑर्गन की तरह देखा जाता है, जो हमेशा क्या करता है, अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को परसू करता है। फिर हम जो मैक्स वेबर थे उनके हिसाब से देखें तो मैक्स वेबर ने काफ़ी रूल बाउंड ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा था। तो रूल बाउंड ब्यूरोक्रेसी आज के समय पे हम इसको पूरी तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होता है, रेड टेपिज्म बढ़ता है, करप्शन बढ़ती है, डिलेज बढ़ता है। तो रियलिटी क्या है, डिले हो रहा है और एक्सट्रैक्शन हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी वीक है, ट्रांसपेरेंसी वीक है। तो इसीलिए हम इसमें वेबर को काउंटर करने के लिए हाइक को यूज़ कर सकते हैं। हाइक भी एक फिलोसोफर है, पॉलिटिकल फिलोसोफर। तो इन्होंने कहा है कि जो पूरी इकोनॉमी है वो एक सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम की तरह है, ओके और उसमें डिफरेंट लोकल कंडीशन है। तो उसमें एक आपका सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पूरे सिस्टम को सेंट्रलाइज तरीके से कंट्रोल करता है, तो उससे क्या होती है, इनएफिशिएंसीज और बढ़ती है। तो डिफरेंट लोकल कंडीशंस भी है पूरे बॉडी में, जैसे लोकल कंडीशंस रहते हैं हर ऑर्गन का, उसी तरीके से देश में भी लोकल कंडीशंस रहता है। तो इसीलिए क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनानी है, नो डाउट, बट फैसिलिटेटर की तरह रूल एंड रेगुलेशंस को बनाना है, ना कि रूलर की तरह। ओके तो वो चीज़ हम इसमें देख सकते हैं। और रिपब्लिकन आइडिया ऑफ फ्रीडम क्या कहता है, तो फ्रीडम में क्या है, आपका सिर्फ इंटरफेरेंस नहीं होना मतलब फ्रीडम नहीं, ये काफ़ी नैरो धारणा है फ्रीडम की। फ्रीडम मतलब नो इंटरफेरेंस प्लस किसी के पास आर्बिट्रेरी पावर नहीं है किसी को बिना वजह रोकने का, वो चीज़ हमें देखना होगा। चैलेंजेस में देखें तो इम्प्लीमेंटेशन का एक चैलेंज आएगा। तो डिफरेंट जो रूल्स रेगुलेशंस बनाई गई है, लॉ बनाई गई है, तो वो स्कैटर्ड है अक्रॉस डिपार्टमेंट, तो उसको हार्मोनाइज करना ज़रूरी है, नहीं तो क्या है, हम इसमें फिर से ओवर रेगुलेशन रहेगा। देन स्टेक होल्डर का रेजिस्टेंस देखा जाता है। स्टेक होल्डर में जो डिपार्टमेंट है वो भी रजिस्ट करते हैं, कोई अगर प्रोग्रेसिव चेंज आता है तो उसको, और क्यों चेंज को रजिस्ट करते हैं ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि उनका जो डिस्क्रिशनरी पावर होता है, एक मनमाना पावर है, वो ख़त्म हो जाता है और वो उसको होल्ड करके ही रखना चाहते हैं। तो ये कॉलोनियल जो हैंगओवर है इन ब्यूरोक्रेसी ऑफ रेड टेपिज्म एंड ओवर रेगुलेशन, इट इज़ कंटिन्यूइंग, जो इसको ख़त्म करना है। लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिस्क्स अगर देखें तो आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो रिस्क है, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है। तो पार्लियामेंट्री जो लॉ बनाती है वो सीधा सीधा अप्लाई नहीं होती है, उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम होता है जो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा किया जाता है। और ब्यूरोक्रेसी उसमें क्या करती है, अपने हिसाब से रूल को बनाती है, जिसमें लेक्यूनस रखती है, ऐसा फ्लॉज रखती है जिसके ऊपर ये अप्लाई होता है वो कहीं ना कहीं कंप्लायंस को मिस कर जाता है और ब्यूरोक्रेसी उसके ऊपर बरस पड़ती है, जिससे क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो खराब हो जाता है। फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक आपका रिस्क देखा जाता है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी का रिस्क क्या है कि रिफॉर्म में डिस्प्रोपोर्शनेटली बेनिफिट लार्ज प्लेयर्स, तो लार्ज प्लेयर को ही बेनिफिट करेगा। तो इसीलिए क्या है, जो बेनिफिट रहेगा रिफॉर्म्स का वो स्मॉल प्लेयर लाइक एमएसएमई इनको भी जाना चाहिए। ओके और एथिकल रिस्क में देखें तो हमें स्पीड कैन बिकम स्पीड फॉर द कनेक्टेड इफ डिस्क्रिशन रिमेन्स। तो इसीलिए क्या है, डिस्क्रिशन हमें नहीं रखना है, स्पीड को स्पीड अप तरीके से हम जो भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको इस तरीके से स्पीड अप करना है कि बीच में कोई ब्लॉक ना रहे।
चेक्स एंड बैलेंस रहे लेकिन कोई ज़्यादा ब्लॉकेजेस ना रहे। अगर रही तो उससे क्या होगा, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करके ब्लॉकेज क्रिएट किया जाएगा और करप्शन जो है वो बढ़ेगी। फिर मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस देखें तो सोशली अगर देखें तो बेटर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अगर बनती है, रूल्स रेगुलेशंस बनता है तो उससे जॉब क्रिएशन होगा। और कॉन्स में हम क्या देख सकते हैं कि जो भी हम रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं उसको इक्वली अप्लाई करना है सभी बिजनेसेस के ऊपर, और जो छोटी बिजनेसेस है उसमें कंप्लायंस कॉस्ट को लो रखना चाहिए। और पॉलिटिकली अगर देखें तो रूलिंग पार्टी जो है वो रिलाई करती है ऑन वोट्स ऑफ द पुअर पीपल बट नीड्स द फंड ऑफ द रिच। तो अभी ये एक डायलेमा है कि वोट के लिए, पावर में आने के लिए पुअर का वोट चाहिए और बाद में काम करने के लिए फंड चाहिए रिच से। इवन इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए भी रिच से फंड चाहिए। तो इसमें एक क्या है, आपकी टग ऑफ वार देखी जा सकती है। लीगली अगर देखें तो जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है या फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसका अब्यूज नहीं होना चाहिए बाय द ब्यूरोक्रेट्स। तो ध्यान रखिएगा, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, तो कभी अगर आर्टिकल आया तो मैं ये भी कवर कर दूंगा। फिर एथिकली देखें तो एक मास्टर सर्वेंट का जो रिलेशन बना के रखा है उसको आपका हटाना ज़रूरी है। अभी इसमें आपका जो ब्यूरोक्रेट्स है वो अपने आप को मास्टर की तरह देखते हैं, तो वो जो आपकी एक कॉलोनियल हैंगओवर है, ये मेंशन किया हुआ है, उस कॉलोनियल हैंगओवर को दूर करना है। और तभी क्या है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आएगी और देश में आपका प्रोग्रेस हो पाएगा। बाकी आपको ये डिफरेंट जो चीज़ें मैंने पढ़ाई वो आप अगर इन किताबों को पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से तो चीज़ें आप लिंक कर पाएंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो आप एक बार अपनी ओर से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बाकी तो मेन चीज़ें हमने समझा ही दी है और सिलेबस के हर पार्ट से ये लिंक होता है, जीएस पेपर 2 हो, जीएस पेपर 3 हो, जीएस पेपर 4 वगैरह के साथ। नेक्स्ट है लिंकेजेस विद यूपीएससी सिलेबस, वो भी दिखा दिया है। और वे फॉरवर्ड में देखें तो क्या करना है, हमें एक लेटरल एंट्री का जो प्रोविजन है उसको लाना ज़रूरी है। इंस्टीट्यूशनलाइज करना है ऑफ लेटरल एंट्री एट द जॉइंट सेक्रेटरी लेवल। तो जो भी आपके मिनिस्ट्री लेवल पे जो भी सेक्रेटेरिएट्स होती है उनमें जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो आपके आईएएस होते हैं, जनरलिस्ट होते हैं, तो उनके पास काफ़ी डोमेन एक्सपर्टीज़ नहीं होता है, तो इसीलिए वर्क कल्चर ख़राब होता है, चीज़ों को वो समझ नहीं पाते हैं, ओवर मोनोपोलाइज करते हैं। तो इसके लिए क्या है, वैसे जो आपके टॉप सेक्रेटरी लेवल के, जॉइंट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के पोस्ट है उसमें हम जो प्राइवेट इंडिविजुअल है जो एक्सपर्ट है, डिफरेंट आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुके हैं ऑलरेडी, वैसे लोगों को हम ला सकते हैं फॉर बेटर एक्सपर्टीज। फिर जो रूल्स है उसमें सनसेट क्लॉज रखना ज़रूरी है कि कोई भी एक रूल्स बनाया गया है उसको परपिचुअल टाइम के लिए नहीं बनाना है। एक जैसे 1 साल 2 साल 5 साल के लिए बनाया फिर उसको रिव्यू करना है, या फिर वो बाद में खुद ही अपने आप क्या हो जाएगा, इनवैलिडेट हो जाएगा। फिर डिजिटल गवर्नेंस को क्या करना है और आगे बढ़ाना है ताकि मिनिमम क्या हो, आपका फेस टू फेस कॉन्टैक्ट हो। तो जितना फेसलेस होगा, कॉन्टैक्टलेस होगा, उतना जितना आपका पेपरलेस और कैशलेस होगा उतना ही करप्शन, ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कम होंगी। फिर जो आपकी परफॉर्मेंस लिंक पे होना चाहिए जो भी ब्यूरोक्रेट्स है कि आप बेटर परफॉर्म करेंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट में बेटर इंडिकेटर अगर देखी जाती है, बेटर जीडीपी, बेटर जॉब क्रिएशन, तो आपको बेटर सैलरी, बेटर प्रमोशन दिया जाएगा। वो सिस्टम रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल है 2025 ईयर ऑफ रिफॉर्म फॉर ट्रस्ट, सिंप्लिसिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। तो क्या रिफॉर्म्स आई है जिससे क्या है हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसमें सुधार आ सकता है। तो इसमें हम अगर टैक्स से देखें लेबर तक, लैंड से देखें न्यूक्लियर एनर्जी तक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ों में अमेंडमेंट लाई है जिसके वजह से पास्ट में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था, काफ़ी हार्ड होता था बिजनेस करना, तो वो चीज़ अभी क्या होगी, मिनिमाइज हो जाएंगी। और ये जो आर्टिकल है इसको लिखा गया है बाय फॉर्मर नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत जी। तो देखते हैं क्या क्या रिफॉर्म्स है। तो ये सभी चीज़ें अब ट्रस्ट कीजिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। मैंने खुद भी कई बार मेंस लिखा है, इंटरव्यू अपीयर किया है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जो भी अभी अपकमिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, आपको लग सकता है कि ये चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट होगी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, मोर देन 100%। सभी चीज़ें सिलेबस से अलाइंड होती है और आजकल चीज़ें काफ़ी कॉन्सेप्चुअल करेंट से लिंक करके पूछे जाते हैं। तो पास्ट के तुलना में जो स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन है वो काफ़ी टफ होता जा रहा है, पैरेलल होने जा रहा है विथ यूपीएससी।
मोर और लेस। तो इसमें कोर थेसिस अगर देखें तो हम हमारे देश की जो सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना चाहते हैं, इसको हम सिर्फ फिस्कल स्टिमुलस से डेवलप नहीं कर सकते हैं, हमें इसको बट बाय डीप रूटेड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाना होगा, जिससे हम ट्रस्ट, सिंप्लिसिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और इसमें स्टेट को एक कंट्रोलर की तरह नहीं, फैसिलिटेटर की तरह रोल प्ले करना होगा। तो अभी हमारे देश में हम अगर देखें, हमारे देश में हाल ही में माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखी गई है कि काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन है, रशिया यूक्रेन वॉर है, इजराइल पैलेस्टीन का इशू है, ये सब हम देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी, या फिर अमेरिका का जो ट्रेड सैंक्शंस है या फिर टैरिफ हाइक है, इसके बाद भी इंडिया की इकोनॉमी 8.2% से ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन काफ़ी मॉडरेट है, फिस्कल जो प्रूडेंस है वो भी काफ़ी मैनेज किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट। तो इसीलिए अभी हमें क्या करना है, अपनी जो डोमेस्टिक रिफॉर्म है उसको और आगे बढ़ानी है। तो जो ट्रस्ट है उसको बढ़ाना है इन इकोनॉमी, उसके लिए ही गवर्नमेंट क्या कर रही है, जन विश्वास रिफॉर्म्स को लेके आ रही है, जिसमें जो माइनर ऑफेंसेस है बाय द बिजनेस हाउसेस उसको डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है, ताकि हम इंस्पेक्टर राज को रिमूव कर सके, जिससे डर कम रहेगा। सभी जो एंथुजियास्टिक पर्सन है एंटरप्रेन्योरशिप को अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकेंगे। सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन अगर देखें तो 29 फ्रेगमेंटेड लेबर लॉ को 4 मॉडर्न कोड्स में समेट दिया गया है। फिर एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी को अचीव करने के लिए और बेटर हमारी कैपेसिटी बनाने के लिए शांति बिल को लाया गया है, जिससे आपकी क्या होगी, स्टेट की मोनोपोली मिनिमाइज हो जाएगी और प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा। इससे बेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और हाउस होल्ड का हो या फिर आपके डिफरेंट क्रिटिकल सेगमेंट में हो या फिर बिजनेसेस हाउसेस को हो, जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी है वो मिल पाएगा। फाइनेंस मार्केट में भी रिफॉर्म लाया गया है बाय ब्रिंगिंग सिक्योरिटी मार्केट्स कोड। रूरल इकोनॉमी में भी देखें तो आपकी एम्प्लॉयमेंट गारंटी के साथ ही जैसे एमजी एनरेगा है, तो एमजी एनरेगा को डिफरेंट प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे वाटर सिक्योरिटी हो, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्रा को बिल्ड करने के लिए। बाकी जो भी की टर्मिनोलॉजीज, जन विश्वास रिफॉर्म क्या है ऑलरेडी बताया है। फिर शांति बिल तो मैंने कल समझाया भी था, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कि पहले न्यूक्लियर एनर्जी का जो प्रोडक्शन था वो सिर्फ गवर्नमेंट करती थी और जो सप्लायर्स थे और जो प्रोड्यूसर्स थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लाइबिलिटी थी, वो तो उनको मिनिमाइज़ किया है। वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री क्या है, तो लेस पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ को ही वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री कहा जाता है। तो इनके ऊपर क्या है, आपका एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए इनको फ्रॉम रिगोरस एनवायरमेंट क्लियरेंस एसेट्रा से, ताकि ये बेटर बिजनेस कर सके। फिर एजुकेशन को भी रिफॉर्म करना ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन से ही क्या होगा, जो स्किल वर्कफोर्स है वो आएगी। तो इसके लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान एक्ट को लाया गया है, ताकि जो भी हायर एजुकेशन को कंट्रोल करने वाली एजेंसीज है, रेगुलेट करने वाली एजेंसीज है, डिफरेंट एजेंसी है, तो उनको जैसे AICTE है, NCTE है, UGC है, इनको एक कर दिया जाएगा। और एक रिस्क बेस्ड कंप्लाइंस को लाया गया है कि जो हाई रिस्क इंडस्ट्रीज़ है उसमें कंप्लाइंस ज़्यादा होने चाहिए, उसमें रेगुलेशन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। बाकी जो लो रिस्क इंडस्ट्री है उसमें भी हाई आपका रेगुलेशन करना, हाई कंप्लाइंस रखना वो सही नहीं है। हिस्टोरिकली देखें तो फेज़ 1 में द लाइसेंस राज में 1947 से 1990 तक काफ़ी लाइसेंस राज था, कोटा राज था। 1991 के बाद रिफॉर्म लाया गया, उसके बाद आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, इनिशियल बैंकिंग रिफॉर्म्स को लाया गया, डिसमेंटल किया गया लाइसेंसिंग सिस्टम को। फिर फेज़ 3 में प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन किया गया 14 से 24 के बीच में, जैसे GST को लाना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को लाना, जेम ट्रिनिटी को लाना, जनधन, आधार मोबाइल। और 2025 ऑनवर्ड से क्या ध्यान दिया जा रहा है, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के ऊपर। और इसका हम फिलोसॉफिकल बेसिस अगर देखें तो जो टैगलाइन है गवर्नमेंट का कि मिनिमम गवर्नमेंट रखना है और मैक्सिमम सर्विस देनी है, मतलब मैक्सिमम गवर्नेंस देना है। और एपिस्टेमोलॉजिकल शिफ्ट में हम एक देख सकते हैं कि एक्स एंटे कंट्रोल, गेटिंग परमिशन बिफोर डूइंग एनीथिंग से अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं एक्स पोस्ट अकाउंटेबिलिटी की, एडहियरिंग टू द नॉर्म्स एंड बीइंग पेनलाइज ओनली फॉर वायलेशन। तो अभी क्या होगा, वायलेशन के लिए सिर्फ पेनलाइज किया जाएगा और वो भी जेल टर्म नहीं होगा, उसमें सिर्फ मॉनिटरी आपकी फाइन देनी होगी। तो चैलेंजेस क्या है, इम्प्लीमेंटेशन में डेफिसिट देखा जाता है। अभी 4 लेबर कोड को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना है स्टेट को। जॉबलेस ग्रोथ की जो एंजाइटी है अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। रेगुलेटरी कैप्चर जो है स्टेट लेवल पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा है।
और सोशल सिक्योरिटी का जो नेट है वो भी काफ़ी कम रहेगा। अगर फॉर लेबर कोड में बहुत काफ़ी इजी हायरिंग एंड फायरिंग हुआ तो इससे भी एक दिक्कत आ सकती है कि जो सोशल सेफ्टी नेट मिलना चाहिए ऑफ टू दी वर्कर्स वो नहीं मिल पाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस, इसमें सोसाइटी में क्या होगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है वो आगे बढ़ेंगी और पॉवर्टी एलिवेशन होगा, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो आगे जाएगा, वुमेन का एम्पावरमेंट होगा। पॉलिटिकली देखें तो गवर्नमेंट को हार्ड रिफॉर्म्स लेने ज़रूरी है और फ्री बी कल्चर जो है उसको मिनिमाइज़ करना ज़रूरी है। लीगली देखें तो जन विश्वास एक्ट को रोबस्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। और एथिकली देखें तो एक ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस होना चाहिए, ना कि ओवर रूल बेस्ड गवर्नेंस होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा रूल हुआ तो उससे क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोलर बन जाएगी देन फैसिलिटेटर। इंटरनेशनली देखें तो हमें डोमेस्टिक रिफॉर्म के साथ ही इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट्स को एक्सप्लोर करना है विथ डिफरेंट नेशन। ऑलरेडी इकोनॉमी में क्या है, गवर्नमेंट ने 100% FDI अलाउ किया है इन सेगमेंट्स लाइक इंश्योरेंस। बाकी इसको जो भी लिंकेजेस है इकोनॉमी के आपके NCERT के साथ उसको हमने दिखाया है, प्लस सिलेबस का GS पेपर 2, 3 इन सब से ये आर्टिकल से क्वेश्चन बन सकता है। तो वे फॉरवर्ड में क्या है, स्टेट लेवल पे ज़रूरी है कि रिफॉर्म्स को आपकी इम्प्लीमेंट की जाए, उसके लिए जो लॉ चाहिए सपोर्टिंग वो बनाई जाए। रेगुलेटरी का जो कैपेसिटी है उसको बिल्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी न्यूक्लियर रिलेटेड या फिर आपका साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी रिस्क्स क्रिएट होंगी उसके लिए रेगुलेटरी कैपेसिटी बढ़ाना ज़रूरी है। और ग्रीन गार्ड रेल में क्या कहा गया है कि हम सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग कर सकते हैं देन दी पर्सन विजिटिंग डायरेक्टली, तो उससे इंस्पेक्टर राज जो है वो ख़त्म होगा। प्लस एक सोशल डायलॉग होना ज़रूरी है। तो जो भी हम डेवलपमेंट करते हैं सिर्फ बिजनेस हाउसेस की पर्सपेक्टिव से देखना नहीं होगा, सोसाइटी, कम्युनिटी, ऑल स्टेक होल्डर्स नीड टू बी एंगेज्ड। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। तो इसी तरीके से और 7-8 आर्टिकल को हमने इसमें पिरोया है, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी ये 2 आर्टिकल में हमें 30-40 मिनट्स लग जाते हैं, तो पूरा 8 आर्टिकल समझाने बैठे तो ये 6-7 घंटे तक पहुँच जाएगा। तो इसलिए बाकी आर्टिकल आप खुद से देखिएगा। ओके, जैसे ये जो आपका शांति बिल आया है तो इसको मैंने कल समझा ही दिया था, फिर आज आया न्यूज़पेपर में तो इंक्लूड कर दिया। क्यों? ताकि आपका रिवीजन हो और कोई अगर नई चीज़ कुछ आई है तो उसमें आप अपडेटेड रहें। ध्यान रखिएगा, सेल्फ स्टडी पूरा सबसे ज़्यादा होना पड़ेगा। ओके, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। सिर्फ आप डिपेंडेंट रहेंगे वीडियोस के ऊपर, क्लासरूम के ऊपर तो नहीं होगा। उसमें आपको टीचर मेंटर बस गाइड करेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देंगे। बाकी सेल्फ स्टडी तो आपको खुद से करनी होगी और ओवर एंड अगेन एंड अगेन उसको पढ़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि रिविजन इज़ द की टू सक्सेस इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और कंसिस्टेंटली हमें आगे बढ़ते रहना है। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है।